बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज नाइन्थ चैप्टर बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्लांट्स जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड देयर लाइफ साइकिल। ये हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम प्लांटी, हम प्लांट्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। Plants are eukaryotic, autotrophic, and they produce their own food by themselves by photosynthesis process. Multicellular, यानी ये multicellular plant body है इनकी। Non-motile organs, non-motile नहीं होते, which develop from embryos and they have multicellular sex organs. These are some important characters of plants by which we define plants, by we can differentiate from other organisms. There is present cell wall in plant cells that is made up of cellulose. This is also a main factor of plants. About 360,000 species of plants have been discovered up till now. Classification: the arrangement of living things into smaller and larger groups on the basis of similarities and dissimilarities is called as classification. हम सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बिना पर बड़े और छोटे ग्रुप्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी जहाँ पे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं, हम इस सिस्टम को क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में हम समझ सकते हैं कि क्लोजली रिलेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो एक क्लास में या एक ग्रुप में रखे जाते हैं, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाती है उनको समझने में, उनको सीखने में, पढ़ने में। तो ये यहाँ पे हम जो फॉलो कर रहे हैं आजकल फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। यानी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना हो तो हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फॉलो करते हैं। वो क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इंडिकेट्स रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एवोल्यूशन। यानी आप जानते हैं कि देयर इज ए कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कोई प्रोकैरियोट था, तो वहीं से सारी जो है वो स्पीशीज़ की एवोल्यूशन हुई, डिफरेंट लाइंस बनती गई और उससे आगे जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी एवोल्यूशन होती गई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स है तो प्लांट्स का रिलेशनशिप किन ऑर्गेनिज्म से, इनकी डेवलपमेंट, इनकी एवोल्यूशन किन से हुई। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्लांट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी इनके इंसेस्टर हुए और फिर ग्रीन एल्गी किन के इंसेस्टर हैं और वो आगे किन के हैं, तो ये सारा एक चेन बन जाता है। इसे हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है और ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म among organism on the basis of the mode of origin and evolution. Classification of kingdom plant, तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक हमने प्लांट्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, दो डिविजन्स में। डिवीजन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज नॉन वास्कुलर प्लांट्स, एंड डिवीजन ट्रैक्योफाइटा, ट्रैक्योफाइट्स आर वास्कुलर plants. You know vascular plants, these are the xylem and phloem tissues. Xylem for the conduction of water, mineral from the soil by which roots can absorb and they send to the vascular tissues. Vascular tissues speed up their transportation among other organisms. And इसी तरह से जो हैं ये xylem और phloem tissue, they are absent in bryophytes. This is the main important character. डिवीजन ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स 3 सब डिवीजन, इनमें फिर आगे 3 सब डिवीजन है। हेपाटिकोप्सिडा, दे आर आल्सो नोन एज लिवर्वर्स। ब्रायोप्सिडा, दे आर आल्सो नोन एज मोसस। एंथोसिरोप्सिडा, दे आर नोन एज हॉर्नवर्ड्स। डिवीजन ट्रैक्योफाइटा, ट्रैक्योफाइटा की भी जो है वो आगे फर्दर सब डिवीजन हैं। सब डिवीजन सिलोप्सिडा, साइलोप्सिडा भी कहते हैं, विस्क फर्न्स इनको कहते हैं। सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, क्लब मोसस इनको कहा जाता है। एंड इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास सब डिवीजन फिनोप्सिडा है, दे आर आल्सो नोन एज हॉर्स टेल्स। सब डिवीजन टेरोप्सिडा, दे आर नोन एज फर्न्स एंड सीड प्लांट्स। Subdivision Pteropsida, it is subdivided into 3 classes. Class Felicini, it includes ferns. Class Gymnospermi, it includes naked seeded plants. And class Angiospermi, it includes flowering plants. Flowering plants
further classified into two main groups called as monocots and dicots. Now we are going to discuss about the bryophytes, general characters and their important characters. Bryophytes are the plant that first colonized on the land. लैंड पे सबसे पहले जो मूव किया जिन प्लांट्स ने जो कॉलोनियाँ बनाई वो कौन थे? वो ब्रायोफाइट्स थे. It is believed that bryophytes have evolved from green algae and are poorly adapted to live on land. यानी अडॉप्टेशन तो इन्होंने इख्तियार की लेकिन बड़ी पुअर किस्म की अडॉप्टेशन जो है वो इख्तियार की. कैसी इख्तियार की? यानी ये पानी के करीब करीब रहने लगे, गीली जगहों पे, वेट प्लेसेस जहाँ से पानी गुजरता हो, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो, वगैरह वगैरह. तो हम मेन कैरेक्टर पढ़ने जाएंगे ब्रायोफाइट्स के. दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स एज दे लैक वास्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यूज. अब क्वेश्चन जो प्रोड्यूस होता है कि वास्कुलर टिश्यूज नहीं हैं तो इनमें वाटर, मिनरल और फूड जो पत्तों में यानी फोटोसेंथेसिस से प्रोड्यूस होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन दूसरे ऑर्गन्स में कैसे होगी? तो उसके लिए due to absence of vascular tissues, the transportation of water, mineral salts and prepared food in bryophytes takes place by the process of diffusion and osmosis. तो देखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर इनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज नहीं हैं तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से ये जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है. बट जहाँ पे एक बात आप अपने माइंड में रखें कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बहुत स्लो प्रोसेस है और ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में कारगर हो सकता है जिनकी बॉडी जो होती है वो सिंपल मल्टीसेलुलर होती है एंड उसमें सेल्स की तादाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है. वरना ये जो बहुत स्लो प्रोसेस है और इसके तहत बड़ी बड़ी जो प्लांट बॉडीज होती हैं उनको कभी भी ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं हो सकती. The plant body is covered with a thin cuticle. Cuticle जो होती है ये प्लांट के ऊपर एक तय होती है जो कि चेक करती है टू चेक ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन. यानी सूखने से बचाती हैं, ड्राई होने से प्लांट्स को बचाती हैं, उनकी जो ट्रांसपिरेशन लॉस है वाटर का उसको कम करते हैं. दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. यानी बॉडी सरफेस से ये पूरी बॉडी सरफेस से पानी को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं. दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल reproduction. This is the important character. This is very much important character. They need water for sexual reproduction. Therefore they are restricted to moist places. यानी ये गीली जगहों जहाँ पे पानी गिरता रहे ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं because they need water for sexual reproduction. That is why they are known as bryophytes, are sometimes said to as amphibians of the plant kingdom. आप amphibians के बारे में जानते हैं, frogs वगैरह, toads, salamander. एम्फी का मतलब होता है दोगला, एम्फी का मतलब दोगला और बियन का मतलब होता है इन्वायरमेंट यानी दोगले इन्वायरमेंट में पाया जाने वाला. तो एनिमल में एम्फीबियन जो है वो हम टोड, फ्रॉग या सैलेमेंडर्स जो है उनको हम कहते हैं. ये क्लास है रेप्टाइल्स की, जो वर्टिब्रेट्स की क्लास है एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया. तो क्लास एम्फीबिया दो माहौल में आप जानते हैं कि ये पानियों में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं. बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है. सेम इन प्लांट्स को, ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकम्मल करने के लिए वाटर दरकार होता है. जहाँ से इनके जो स्पर्म्स होते हैं वो वाटर मीडिया में मूव करके फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुँचते हैं. तो दे नीड मच, देयर इज मच इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. They are known as amphibians of the plant kingdom. ये क्वेश्चन आता होता है जी, why bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom? तो उसके बारे में ये आंसर है. Bryophytes exhibit the process of alternation of generation. This is the important character of bryophytes and other plants कि जहाँ पे alternation of generation होती है. alternation का मतलब होता है यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस होती है और फिर जाके वो पहले वाली प्रोड्यूस हो रही है. मतलब यहाँ पे आप देखें कि दो जनरेशन है प्लांट बॉडी में. प्रोसेस बाय विच हैप्लॉयड गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, यानी एक हैप्लॉयड जनरेशन है जो कि गैमीट प्रोड्यूसिंग है. उसमें गैमीट प्रोड्यूस होंगे यानी या तो वो ओवम प्रोड्यूस होंगे या स्पर्म्स यानी या मेल गैमीट या फीमेल गैमीट. ऐसी जनरेशन जो मेल या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी वो गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन कहलाएगी और वो हमेशा हैप्लॉयड होगी. कॉल्ड एज गैमीटोफाइट
alternates with the diploid spore producing generation, यानी एक दूसरी होगी जो कि डिप्लॉयड होगी और वो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होगी, कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, उसका नाम क्या होगा, स्पोरोफाइट। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी गैमेटोफाइट अल्टरनेट करेगी जो है जो गैमेटोफाइट है वो अल्टरनेट करेगी किसके साथ, स्पोरोफाइट, यानी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेगी और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर दे या स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस कर दे। इन ब्रायोफाइट्स द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, यानी ये वो प्लांट्स हैं जिनमें ये इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग and dominant generation, while sporophyte is partially or totally dependent upon the gametophyte for its nutrition and production। यहाँ पे एक बात आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि कोई भी ब्रायोफाइट्स के अलावा कोई भी प्लांट्स है तो उनमें गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, स्पोरोफाइट पर। वो जो फ्री लिविंग नहीं है वो जनाब डोमिनेंट भी नहीं है, और हमेशा जो स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट होती है बाकी सारे प्लांट्स में। सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स में ऐसा है कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डोमिनेंट है, वो फ्री लिविंग है, और स्पोरोफाइट जो है उसकी हिफाजत भी करती है दोनों तरह से, यानी न्यूट्रिशन भी उसको सप्लाई देती है और उसकी प्रोटेक्शन भी करती है। प्रोटेक्शन किससे, सनलाइट से, डेसिकेशन से, सूखने से बचाने, ड्राई होने से बचाने के लिए। तो बाकी प्लांट्स में ऐसा नहीं है, बाकियों में डिपेंडेंट कौन है, गैमेटोफाइट है अपॉन स्पोरोफाइट। This is the whole scenario of alternation of generation. This is the gametophyte main plant body which is free living, which is dominant। ये haploid होती है। haploid इसमें दो किस्म के organ produce होते हैं, एक होते हैं मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग और एक होते हैं फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग। मेल गैमेट प्रोड्यूस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस होगा। एग फर्टिलाइज करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, और जहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट जब डिफरेंशिएट करेगा यानी उसमें डिवीजन होगी सेल्स की, माइटोसिस, तो स्पोरोफाइट डेवलपमेंट हो जाएगी। अब ये डिप्लॉयड है, सारे इसके सेल्स डिप्लॉयड है, ये फोटोसेंसर नहीं कर सकते, ये जनाब जो है वो प्रोटेक्शन भी अपनी नहीं कर सकते। सो दे डिपेंडेंट अपॉन प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन फॉर दी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इनको प्रोटेक्ट करती है, और लेकिन यहाँ पे मियोसिस होती है और इसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जानते हैं हम। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है जो डिप्लॉयड है, बट स्पोर्स हैप्लॉइड है बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। Spores when germinate they produce again gametophyte. So we can say gametophyte produces sporophyte and sporophyte produce gametophyte. Neither gametophyte or sporophyte cannot produce sporophyte in any case. Next, gametophyte. Gametophyte in bryophytes may be thylakoid। इन थैलस प्लांट बॉडी होती है। थैलस प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय थैलस या थैलस प्लांट बॉडी। थैलस प्लांट बॉडी ऐसी बाय विच वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। रेस्ट, लीव, स्टेम एंड रूट में जब आप फर्क ना कर सके तो ऐसी, यानी आप कह ना सकेंगे ये रूट्स है, ये स्टेम है, ये लीफ है, क्योंकि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में हमेशा वास्कुलर बंडल्स होते हैं। बट आप जानते हैं कि जो है ब्रायोफाइट्स में तो वास्कुलर टिश्यूज हैं ही नहीं, तो हम इसमें किसी भी स्ट्रक्चर को, हालांकि वो लीफ की तरह की होगी भी, तो हम उसको लीफ नहीं कह सकते बिकॉज दे आर नॉट ट्रू लीव्स। लेकिन वो प्रोसेस करेंगे फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, बट दे आर नॉट ट्रू स्टेम बिकॉज ट्रू स्टेम्स हैव वास्कुलर टिश्यूज। So their stem-like structures are not stem, but they are only stem-like structures. They are root-like structures called as rhizoids, and they are not true roots, but they are root-like structures. They can absorb water and mineral from the soil, but they are not true roots. So the plant body of bryophytes is thallus. It is haploid generation. And bears multicellular sex organs called antheridia and archigonia। जहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं। हमने एलजी में भी पढ़ा था, वहाँ पे इसके जो उनके जो सेक्स ऑर्गन थे वो क्या कैसे थे, वो मल्टीसेलुलर नहीं थे बल्कि यूनिसेलुलर थे। यही इंपॉर्टेंट फर्क था, और उसमें एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट नहीं होती थी। आइदर ऑन दी सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट, यानी जो एंथीरिया आर्चिगोनिया, एंथीरिया मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। यानी एंथीरिया से एंथीरोजोइड या स्पर्म्स बनेंगे, आर्चिगोनिया से एग बनेगा। तो ये एक ही प्लांट पे भी प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग प्लांट पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसमें आगे ये फर्क आ जाता है।
Antheridia are male sex organs that produce motile male gametes called as antherozoids or sperms. आप जानते हैं स्पर्म्स या एग्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं बट और वो म्यूसिस से बनते हैं बाकी सारे ऑर्गेनिज्म। बट ब्रायोफाइट्स के में हम बात कर चुके हैं मेन प्लांट बॉडी इसकी गेमेटोफाइट होती है जो डोमिनेंट होती है जो कि हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे एंथीरोजोइड्स के अंदर एंथीरिडिया के अंदर जो एंथीरोजोइड प्रोड्यूस होंगे वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे इन लार्ज नंबर बाय माइटोसिस। Archegonia are female sex organ. In each archegonium, a single egg is to be produced. Both Antheridia and Archegonia are protected by sterile covering of cells. Antherozoids are released from the Antheridia upon maturity. These swim toward the Archegonia chemotactically. यानी ये Archegonia तक swim हो जाएंगे वो वाटर मीडिया यूज करेंगे और कीमोटैक्टिकली के मुराद है कि जो Archegonia है वो खास किस्म के केमिकल जो है वो रिलीज करेगा। इन केमिकल्स को जो है वो ढूंढते हुए इन केमिकल्स को फॉलो करेंगे ये एंथीरोजोइड या स्पर्म्स और वहाँ पहुँच जाएंगे फर्टिलाइज कर देंगे एग को। इनसाइड आर्चीगोनियम अ सिंगल एंथीरोजोइड फ्यूजेस विद द एग एंड अ डिप्लॉयड zygote is formed. After a period of rest, zygote divides by mitosis and a diploid embryo is formed which ultimately develops into diploid sporophyte. अब sporophyte बन गई। गेमेटोफाइट से कौन सी जनरेशन बनी? स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है जो कि डोमिनेंट नहीं है। This is the whole life cycle. This is the gametophyte plant body. This is male plant. This is female plant. बाज़ का ऐसा भी होता है एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल प्लांट के ऊपर कौन क्या प्रोड्यूस होंगे? एंथीरिया और यहाँ पे आर्चीगोनिया। ये आर्चीगोनिया आपको नजर आ रहा है। एंथीरिया जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। ये एंथीरोजोइड जिन स्पर्म देखिए इनके स्पर्म जो होता है उसके फ्लैजेलम होता है ये प्रोड्यूस किए और फ्लैजेलम जो है वो पानी वाटर मीडिया को उन्होंने यूज़ किया और जो है वो कीमोटैक्टिकली कहाँ पहुँच गए इनसाइड दी आर्चीगोनियम विच इज़ दी एग एंड फर्टिलाइज दी एग जो है फर्टिलाइज होने के बाद ज़ाइगोट बना। ज़ाइगोट की माइटोसिस से प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट हुई। स्पोरोफाइट जो होता है ना मोसेस में यानी ब्रायोफाइट्स में उसके 3 पार्ट्स होते हैं कैप्सूल, सीटा और फुट। फुट जो होता है वो गेमेटोफाइट के अंदर दंसा हुआ होता है। गेमेटोफाइट से वो मिनरल वाटर और फूड जो है वो सप्लाई लेता है और सीटा एक लंबा जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर उसको सीटा कह दिया जाता है। फुट, सीटा एंड कैप्सूल मीन जहाँ पे स्पोर प्रोडक्शन होगी जहाँ पे स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से। मियोसिस जो है वो इसमें हो सकती है। अब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे तो ये फिर दोबारा जो है वो प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर देंगे जो कि गेमेटोफाइट है। Sporophyte in bryophytes consist of foot, seta and capsule. It is non-photosynthetic generation and absorb nutrient from female gametophyte to which it remains attached with the help of foot. Inside the capsule, haploid spores are produced by meiosis. The spores on germination give rise to haploid gametophyte generation. Thus, there is an alternation of multicellular haploid gametophyte producing gametophyte generation with a multicellular diploid spore producing sporophyte generation during the life cycle of bryophytes. Thank you so much.